बाबा। हाँ, अच्छा। तो आपके मतलब नेम से तो ही इज ब्रिगेडियर नाउ। इस टाइम पे में पोस्टिंग है। जी जी। तो मैं तो कहता अगर ये सब कुछ ठीक होता तो आपको हम हनीमूनिंग के लिए सिक्किम भेज देते वहां पर, एंड यू वुड हैव रियली लुक्ड आफ्टर यू। वंडरफुल, सो काइंड ऑफ यू। मे बी अगर कुछ वर्कआउट होता है तो आई लेट यू नो। चलो, दैट्स वेरी नाइस। इज शी फ्रॉम दिल्ली ओनली और माय फियांसे, नो, शी इज फ्रॉम यूपी सर। अच्छा, कौन सी जगह थे? शी इज फ्रॉम बरेली अच्छा, डिस्ट्रिक्ट। बरेली। हो, बरेली हमारा आर्मी का स्कूल होता था। मैं तो आई थिंक आई स्पेंट अबाउट 20 years देयर इन बरेली थे। अच्छा, नाइस नाइस। हम तो बरेली की, मुझे तो याद आती है, मच्छी बुच्छी खाते होते थे बहुत वहाँ पे। अच्छा। तो आई थिंक आई हाउ स्पेंट हाउ अबाउट 20 years फैमिली के साथ आए, अकेले भी रहे, एंड वी रियली एंजॉय द स्कीन। आपने तो देखा ही होगा, यू मस्ट हैव स्कीन। और हमारा स्कूल देखा होगा, आर्मी स्कूल एएससी का। कहाँ, बरेली में? हेलो। कहाँ की बात कर रहे हाँ जी, हैं? बरेली में। मैं सर 2 ही बार गया हूँ वहाँ पे। बरेली में, बरेली कैंट में है। जी जी। आप बरेली का है ना, रायबरेली तो नहीं बोल रहे आप? नहीं नहीं, हाँ बरेली बरेली बोल रहा हूँ, पर मैं वहाँ पे 2 ही हाँ बार गया हूँ, एक बार एंगेजमेंट के समय और एक बार ऐसे। वो एक्चुअली दिल्ली में हाँ, बरेली कैंट में जाना था, बड़ा अच्छा साफ सुथरा और ब्यूटीफुल एरिया थे। अच्छा अच्छा, मैं जाऊंगा, घूमने जाऊंगा। ऊपर हम तो टाउन तो काफी घूमते रहे हम लोग। वी हैव बीन गोइंग इन टाउन आल्सो नंबर टाइम्स से, क्योंकि अच्छा। बरेली इतना देखा हुआ है। तो अभी तो चप्पा चप्पा जानते थे हम वहाँ पे। पर दैट इज लॉन्ग बैक, 30-40 साल पहले की बात है। ओ अच्छा, तो अच्छा ही है, वो भी बता रही थी प्यान से, अच्छा ही है। अच्छा, छोटा नहीं, है। बहुत सही जगह है ना। इनफैक्ट एक्चुअली वहाँ का जो क्लब है, क्लब का आई वाज अ मेंबर आल्सो दे। हम्म। तो बहुत ज्यादा वहाँ पे अपना पीना और अपना ये ताश तोश हो चलती थी वहाँ पे, कार्ड्स अच्छा। वगैरह का सेशन। तो इट वाज ब्यूटीफुल क्लब दे। सिविल का है अपना, सिविल आर्मी कंबाइंड क्लब था। अच्छा, वेरी नाइस। Well organized and well maintained by the army and civil both. I'll get a chance soon to go चलो, visit it. चलो सर, अभी लेक्चर वेक्चर आप देख लो अपना पहले, उसके बाद फिर कभी हाँ। आपसे बात करेंगे। फिर विल स्पीक टू यू, यस यस। एक बाबा नेट पे और एक बरेली के नेट पे। और एज ए डॉक्टर तो हमेशा ही हाँ। आप हमारे अभी दिल में आ गए हो बिल्कुल। सो नाइस ऑफ थिंक कोई भी जरूरत होती है तो इनफैक्ट आई कम बैक एंड बैंक अपॉन यू। यू। या एनी टाइम सर, एनी टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। आपकी अप्रोच मुझे बहुत अच्छी लगती है। यू अप्रोच इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी हेल्पफुल अप्रोच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आई एम स्टिल लर्निंग। सुमन जी भी सुन रहे हैं? मैम आपका वीडियो बंद है, आप सुन पा रहे हैं अच्छे से? मुझे कह रहे हैं? सुमन मिश्रा, तेज जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नहीं, आपका वीडियो बंद था, दिख नहीं रहा, लगा कि अब ठीक है? नहीं, आप दिख नहीं रहे सर, वीडियो आपका ऑफ मुझे समझ नहीं आती कैसे ऑन करना है। है। मोबाइल पे यूज कर रहे हैं कि लैपटॉप पे? मैं मोबाइल पे हूँ। सर आपके नीचे, मोबाइल के नीचे स्क्रीन पे टच करेंगे तो एक वीडियो वाला ऑप्शन आएगा, उस पे आप टच करें। ओके, हाँ जी, स्टार्ट वीडियो। यस 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 ओके, यस यस, आई कैन सी यू सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई वाज हैविंग डिफिकल्टी फ्रॉम लास्ट 3-4 डेज। अच्छा, नहीं नहीं, वी कैन सी यू वेरी क्लियर, यू लुक वेरी थैंक यू सो फ्रेश। मच, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सुमन जी, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग जी टू ऑल। मैम भी फ्रेश दिख रही हैं। सो ठीक है, अभी शुरू करते हैं, आई थिंक पीपल विल ज्वाइन इन सम टाइम। सो आज का जो टॉपिक है, कल हमारा रह गया था थोड़ा सा विटामिन्स का। आई थिंक आई विल टेक इट अगेन इन सम, मे बी टुमारो और अदर डे। बट टुडे आई वांटेड टू डिस्कस, सभी लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनका एक फुल ब्लड को टेस्ट करवाते हैं। तो उसमें मोस्टली आपके सारे जो वाइटल ऑर्गन्स का रूटीन चेकअप होता है, वो सारे टेस्ट होते हैं।
तो सब लोगों का एक्सप्लेन तो करते हैं इंडिविजुअली हम लोग, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक ओवरव्यू सब उस टेस्ट का दे दे, ताकि आपका आपकी फैमिली में किसी को भी देखें, आपको एक आइडिया हो जाए कि ये टेस्ट रिपोर्ट्स क्या इशारा कर रही हैं और ये क्यों मेजर करी जाती हैं, और इनकी नॉर्मल वैल्यू, हाई वैल्यू कब है, कब अलार्मिंग वैल्यू होती है, और कब हमें डॉक्टर से मिलना है। तो एक जनरल ओवरव्यू आपके बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग की रिपोर्ट है, तो उसका मैं आज डिस्कस करना चाह रहा था। जैसे हमारा सीबीसी हो गया, आपने बहुत बार करवाया होगा अपनी लाइफ टाइम। सीबीसी हो गया, लिपिड की प्रोफाइल हो गई, लिवर की फंक्शन टेस्ट हो गया, किडनी का टेस्ट हो गया, यूरिन का टेस्ट हो गया, थायराइड का टेस्ट हो गया। तो ये टेस्ट क्यों करते हैं, इसमें क्या मेजर किया जाता है, और इसके जो वैल्यू कम ज़्यादा हो तो हमें क्या शिकायत हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है, और कब हमें मेडिसिन को अप्रोच करना है, या कब हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बार बार हम कराते रहते हैं हर 3 महीने 6 महीने पे। तो एक आइडिया हमें हो जाए ये टेस्ट का मतलब क्या है, इनका इंटरप्रिटेशन क्या है, तो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो जब हम नेक्स्ट टाइम टेस्ट कराने जाएंगे तो एटलीस्ट हमें आइडिया होगा कि टेस्ट का मतलब क्या है। आई एम श्योर आप भी आपको काफ़ी आइडिया होगा इन चीज़ों का, तो उसी को थोड़ा ब्रशअप करते हैं उस आइडिया को। ओके ओके। तो मैं एक बार आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसमें आप नॉर्मल वैल्यूज देख पाएंगे। तो जैसे ये पहली रिपोर्ट अगर आप देख पाए, आपको ये वैल्यूज की पे नज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। एक मैंने एक सैंपल रिपोर्ट लिया हुआ है, हमारे किसी एक एल्डर का नाम हमने हटा दिया उसका। तो एक सैंपल रिपोर्ट है जिसमें अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग जो चीज़ें मेजर करते हैं हम सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट में, उसकी वैल्यूज़ हैं। तो मैं थोड़ा सा इस पे लाइट डाल दूं कि क्या क्या चीज़ें हैं शरीर में, किस समय कम होती हैं, किस समय ज़्यादा होती हैं, कब हमें अलार्मिंग कंडीशन है कब हमारे लिए, और कब हमें डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। तो एक बहुत ही रूटीन टेस्ट है, हर एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक सबका फेवरेट टेस्ट होता है सीबीसी। क्यों फेवरेट है? क्योंकि एक अकेला एक ऐसा टेस्ट है जो हमें ओवरऑल आपके कंडीशन का स्टेटस अच्छे से बता देता है। तो एक ये एक ऐसा टेस्ट है जो हमें बता देगा कि आपका ओवरऑल फिटनेस लेवल कैसा है, कोई इन्फेक्शन इन दिनों आपको हो तो नहीं रही, कोई पुरानी इन्फेक्शन तो नहीं थी 10-15 दिन पुरानी, आपके शरीर में जो ऑक्सीजन कैरिंग सेल हैं वो अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, उनकी वैल्यू अच्छे से है कि नहीं, जो आपके शरीर में क्लॉटिंग करते हैं, शरीर में जब कोई कट लग जाए तो उसके ब्लीडिंग को रोकते हैं, वो वाले सेल अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को एक अच्छे से ओवरव्यू दे देता है। तो ये सब डॉक्टर का एक फेवरेट टेस्ट होता है ज़्यादातर छोटी मोटी कंडीशन में। जब भी आप जाते हैं तो ये डॉक्टर हमेशा आपको ये टेस्ट लिखते हैं। तो टेस्ट का नाम है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी भी बोलते हैं, कई डॉक्टर इसको हेमोग्राम भी बोलते हैं, बहुत सारे डॉक्टर इनको। तो ये टेस्ट क्या है और कब लिया जाता है, दिन के किस समय लेना अच्छा है, ये इन सारी चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट ब्लड काउंट एक ऐसा टेस्ट है जो आप दिन के किसी भी समय करवा सकते हैं, चाहे आपने खाना खाया है कि नहीं खाया है, चाहे सुबह है या दोपहर है या शाम है, किसी भी समय आप दिन के ये टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें कोई टाइमिंग का कोई इसमें लेना देना नहीं है कि इस टाइम पे कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिपोर्ट आएगा, ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक ऐसा टेस्ट है आप दिन के किसी भी समय करवा सकते हैं। कैसे होता है? ये आपके वेन्स जो हैं उसमें से एक ब्लड का सैंपल लिया जाता है, यूजुअली आपके हाथ की जो आर्म्स हैं, लेट मी शो यू, यहाँ यहाँ से सैंपल निकाला जाता है यूजुअली, अगर क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी वेन होती है तो इजीली सैंपल निकल जाता है। समटाइम्स अगर वहाँ पे वेन ना मिले तो हाथ के किसी भी हिस्से की कोई अच्छी मोटी वेन से ये सैंपल ड्रा कर सकते हैं। तो ये सैंपल ले लिया, अब इसका इंटरप्रिटेशन, इसका रिजल्ट आपको मोस्टली सेम डे पे मिल जाता है या अगले दिन मिल जाएगा, अच्छी लैब होंगी तो वो सेम डे पे दे देंगे आपको। तो इसका अब इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है इस रिपोर्ट का। तो इसमें अलग अलग
चीजें आपको मेजर करके बताई जाती हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हर किसी को जानना होता है कि मेरे शरीर में खून कितना है। हर कोई पूछता है कि बताइए हीमोग्लोबिन कितना है। हम जब भी बात करते हैं किसी से कि आपका सीबीसी का रिपोर्ट आ गया, तो पहला सवाल होता है बताइए खून कितना है हमारे शरीर में, ब्लड कितना है। तो उसके लिए एक कंपोनेंट ब्लड का हम मेजर करते हैं जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन डायरेक्टली ब्लड सेल नहीं है। जो हमारे शरीर में जो ब्लड सेल है उसको आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी नहीं है, बट हीमोग्लोबिन से आरबीसी बनते हैं। हम्म, तो हीमोग्लोबिन अगर अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में होगा शरीर में, तो आरबीसी भी यूजुअली अच्छी क्वालिटी के होंगे, अच्छी क्वांटिटी में होंगे। तो इसलिए हम हीमोग्लोबिन मेजर करते हैं। हीमोग्लोबिन का काम क्या है शरीर में? ऑक्सीजन कैरी करना। तो ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ते हैं, और जब ये आरबीसी का हिस्सा होते हैं तो ये ऑक्सीजन को पकड़ के रखते हैं, और ये अलग अलग पूरे शरीर में जितने भी सेल्स हैं वहां तक पहुंचते हैं और उन सेल्स को ऑक्सीजन देते हैं। और इसी तरह जो हमारे शरीर में ब्लड एक्सचेंज होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, वो चल पड़ता है। तो हमारे शरीर के हर एक सेल्स में ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करना किसका काम होता है? हीमोग्लोबिन का काम। तो इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो 13 से 17 के बीच में होता है। तो एनीथिंग बिटवीन 13 एंड 17 ग्राम्स पर डेसीलीटर। मैं अभी इनके यूनिट्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए जिनको ये टर्म्स नहीं मालूम है। तो मैं एक नंबर पे बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लैब की रेफरेंस वैल्यूज जो है इंडिया में वो सेम ही यूनिट्स पे काउंट होती है। तो हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज है वो 13 से 17 है। तो 13 से 17 के बीच में अगर आपकी रेंज है तो आपको नॉर्मल हीमोग्लोबिन बोला जाएगा। फीमेल्स में यूजुअली ये कम रहता है, इंडियन फीमेल्स में, क्योंकि हमारा एक तो हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम खाते हैं, डाइट है, उसमें पूरे सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। हमने जैसे कल पढ़ा था कि विटामिन्स B6 और B12, फोलेट और B12 जो है वो उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है खून के सेल्स को बनाना। तो अगर जिनके शरीर में B12 और फोलेट की कमी होगी तो उनके शरीर में रेड ब्लड सेल्स हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन बनाने के काम आता है। तो जिनके शरीर में आयरन की कमी होगी, अगेन उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी। तो जिनके बॉडी में कम होता है हीमोग्लोबिन, तो हम उससे कौन सी कंडीशन बोलते हैं? हम बोलते हैं अनीमिया हो गया। ये मरीज को अनीमिया की शिकायत है। अनीमिया का मतलब शरीर में खून की कमी होना। अब खून की कमी कई रीजन से हो सकती है। आरबीसी अच्छे से नहीं बन रहे, या हीमोग्लोबिन अच्छे से नहीं बन रहा जो इंटर्न आरबीसी बना रहा। तो हमें हमारी जानकारी के लिए हमारे काम की चीज क्या है कि हम शरीर में आयरन की कमी ना होने दें, हम शरीर में विटामिन B12 और फोलेट की कमी ना होने दें। ये दोनों चीजों को हम नॉर्मल रेंज में रखेंगे तो हमारे शरीर में जो खून है वो अच्छे से बनेगा, अच्छी क्वालिटी का बनेगा, और उनका जो फंक्शन है बॉडी में वो अच्छे से होगा। तो ये होगी हीमोग्लोबिन की बात। तो हम ज्यादातर फीमेल्स हैं जिनका हीमोग्लोबिन 12 की रेंज पे रहता है या 11 की रेंज पे रहता है। तो ये एवरेज रेंज है, स्पेशली इंडियन फीमेल्स में। तो इसमें हमको एक्सेप्ट नहीं करना है। बहुत सारी फीमेल्स बोलती हैं कि मेरा 12 है तो सही है, इतना ही रहता था पूरी उम्र और ये तो मेरे लिए सही है। लेकिन ये इवेंचुअली ये अच्छा नहीं है। क्रॉनिक लो हीमोग्लोबिन होना अच्छी बात नहीं है शरीर के लिए। तो इसकी वजह से आपको लिथार्जी रहेगी सारा दिन, आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, किसी काम में दिल नहीं लगेगा आपका, सांस फूल जाएगी थोड़ा लंबा चलने पे। तो वी डोंट हैव टू एक्सेप्ट इट। क्यों? क्योंकि हम इसको अच्छे से बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ी थोड़ी चेंजेस करेंगे डाइट डाइट में, तो ये बेटर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। खाने में अच्छी चीजें खाएंगे, आयरन रिच चीजें खाएंगे, विटामिन सप्लीमेंट्स लेंगे या विटामिन वाले फूड खाएंगे, तो ये कमी जो है 12 से 13 पहुंचने में 1-2 महीने में ही पहुंच जाएगी और ये कमी पूरी हो जाएगी आपकी। तो डोंट एक्सेप्ट 12-11 फिगर्स, try to increase it because it is very easy to increase. दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट सीबीसी में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स जिसको बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, जो हर एक को पता है। तो वाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है? वाइट ब्लड सेल का फंक्शन शरीर में इन्फेक्शंस फाइट करना होता है।
तो ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। हमारे शरीर में जो भी इम्यून कोई भी इन्फेक्शन हो जाए या कोई बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, वायरस आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए, पैरासाइट आ जाए, तो शरीर जो है उसके खिलाफ लड़ता है। बिना दवाई खाए भी हम ठीक हो सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक इम्यून सिस्टम पहले से बना हुआ है जो उस पर काम करेगा, उस पर अटैक करेगा, उसको खत्म करेगा। तो ये कौन से सेल्स हैं? इनको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो इनका जो रेंज है हमारे शरीर में वो 4 से 10 है। 4 से 10 मतलब 4 से 10 सेल नहीं, 4000 से 10,000 mm3 मिलीमीटर पर क्यूबिक। तो इतने ज्यादा सेल इतने छोटे से एक ब्लड सैंपल में हो तो वो नॉर्मल बोले जाते हैं, 4000 से लेके 10,000 तक। तो एनीवेयर एनीथिंग बिटवीन 4,000 to 10,000 इज नॉर्मल। अब इन्फेक्शन है शरीर में कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो एक इसमें एक बहुत इजी सा, दो तरह की जो मेन इन्फेक्शन हमारे इंडियन सोसाइटी में होती हैं, वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादातर होती है और दूसरी वायरल इन्फेक्शन होती है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, तो इसका रिस्पांस जो शरीर से निकलता है डब्ल्यूबीसी का, वो बढ़ जाता है। ज्यादातर डब्ल्यूबीसी सेल्स का नंबर शरीर में बढ़ जाता है। तो 10,000 से ऊपर का नंबर जाएगा तो वो इंडिकेशन किस तरफ करता है? मोस्ट ऑफ द टाइम वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ इंडिकेशन करता है कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया कोई बाहर से एंटर हो गया है और अब हमारा शरीर उसको फाइट कर रहा है। अगर ये वैल्यू 4,000 से कम है, 3,000 है, 2,000 है, 2,500 है, तो ये किस तरफ इशारा करती है? ये वायरल इन्फेक्शन की तरफ इशारा करती है, ये वायरस की तरफ इन्फेक्शन की तरफ इशारा करती है। क्योंकि जो भी वायरस आते हैं ये हमारे ब्लड प्रोडक्शन के सप्रेस करते हैं, बोन मैरो पे इफेक्ट करते हैं वहां से। क्योंकि शरीर में ब्लड कहाँ से बनता है? सारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट कहाँ से बन रहे हैं? बोन मैरो से। तो ये बोन मैरो सप्रेशन करते हैं वायरस। तो वहां से हमारे शरीर में जो सेल ही बनने लगते हैं वही कम हो जाते हैं। तो जब डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो तो ये वायरस इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है। तो हमें पता चल गया कि डब्ल्यूबीसी का रेंज क्या होना चाहिए। बड़ा हो तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है, कम हो तो ये वायरस इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड का, वो है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं वो कंपोनेंट, वो शरीर ब्लड का एक हिस्सा जो ब्लीडिंग की तरफ, जब हमारे शरीर में कट लग जाए या ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, उस पे एक्ट करता है। तो इनका काम बेसिकली क्या है? कोआगुलेशन कराना। इनका काम क्या है? क्लॉटिंग कराना, ब्लीडिंग को रोकना। जिस जिस हिस्से में कट लग गया, जहाँ से खून की लीकेज शुरू होगी, वहां जाके ये बहुत सारे सेल इकट्ठा हो जाते हैं और जमावट करते हैं। जमावट करने से उस एरिया को वो सील कर देते हैं। सील होने से वहां से ब्लड लीकेज नहीं होता। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है शरीर में। अगर आपके हाथ पे कट लग जाए, छोटा या बड़ा, आप देखेंगे कुछ ही मिनटों में वहां से ब्लीडिंग होना अपने आप रुक जाए। तो वो ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है अगर आप बाहर से कुछ ना भी करें, बाहर से कोई इंटरवेंशन ना भी करें, तभी भी वो ब्लीडिंग अपने आप रुक जाएगी। इसके पीछे कौन से सेल्स हैं? वो प्लेटलेट्स। अब अगर ये प्लेटलेट का शरीर में नंबर कम हो जाए तो क्या होगा? तो मतलब हमारे शरीर में ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमारे शरीर के अंदर कोई कट लग गया तो ब्लीडिंग होना शुरू हो गई तो वो रुकेगी नहीं, वो काफी लंबे समय तक होती रहेगी। लंबे समय तक ब्लीडिंग होगी तो मतलब खून का ज्यादा लॉस हो जाएगा शरीर से, और खून का लॉस हो गया तो हमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं उसकी वजह से। एक ऐसी कंडीशन है जैसे वायरल डिजीज होती हैं, जो हमारे शरीर के पूरे ब्लड सेल्स को सप्रेस करती हैं। हाँ? बहुत सारी वायरल बीमारियां होती है, जैसे अभी कोरोना वायरस ही चल रहा है। अगर जिसको कोरोना वायरस हो जाएगा उसके शरीर में डब्ल्यूबीसी कम हो जाएंगे, उसके शरीर में डब्ल्यूबीसी की वैल्यू कम हो जाएगी, उसके शरीर में प्लेटलेट भी हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि ये बोन मैरो पे सप्रेस करता है और बोन मैरो से ही ये सारे सेल्स बनते हैं। डेंगू वायरस होता है, डेंगू बहुत कॉमन सी इलनेस है, हर एक साल में, हर एक सीजन में होती है, बहुत सारे लोगों को होती है। तो उसमें तो सबको पता ही है कि डेंगू वायरस में कितना प्लेटलेट का हर जगह प्लेटलेट प्लेटलेट है का चलता रहता है कि प्लेटलेट कम हो गए, प्लेटलेट चढ़ो। वो क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि उस वायरस, उस इलनेस में जो प्लेटलेट की वैल्यू है वो काफी कम हो जाती है। तो अगर आपके नॉर्मल काउंट प्लेटलेट के 150 से 450 के बीच में है, अगेन इनके जो मैं यूनिट्स में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ वैल्यूज बता रहा हूँ। अगर 150 से 450 के बीच में, 400 के बीच में है,
ये नॉर्मल कहलाएंगे। इस रेंज के बीच में एनीवेयर वैल्यू बिटवीन दिस रेंज इज नॉर्मल। अगर इससे कम हो जाएगी, 1.5 लाख से कम हो जाएगी, तो मतलब हमारे शरीर में प्लेटलेट कम होगी। तो डेंगू वायरस में क्या होता है, सर्टन टाइम के बाद जब सिवियरिटी बढ़ती है डेंगू इलनेस की, तो ये प्लेटलेट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। और डेंजर कब हो जाते हैं, जब ये 40 से नीचे आ जाए। हम्म? तो 150 से 400 के बीच में नॉर्मल है। जब ये 40 के नीचे आ जाए तो हम हमें थोड़ा सा क्रिटिकल स्टेज में चले जाते हैं। उस स्टेज में उससे कम हो जाएंगे तो शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग होना शुरू हो सकती है। आपके स्किन पे रेड रेड पैचेस आ जाएंगे। इसका मतलब कि आपके शरीर के अंदर की जो कैपिलरीज है वो लीक करना शुरू कर। तो कम हो जाएगा प्लेटलेट तो शरीर में ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जहाँ पे ब्लीडिंग कट लगा हो वहाँ पे ब्लड जो है वो क्लॉट होना बहुत स्लो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है वो प्रोसेस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं ब्लड के, प्लाज्मा के। एक हीमोग्राम, दूसरा हीमोग्लोबिन, दूसरा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा प्लेटलेट्स। अब इसके आप ये रिपोर्ट अगर देखोगे अपनी सीबीसी की, तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें मेंशन होती है, जैसे MCB, MCH, MCHC। तो ये सब क्या है, ये जब हम फर्दर एनालिसिस करते हैं इन सेल्स का, तो उसमें से निकल के आती है रिपोर्ट। जैसे एमसीबी क्या है, एवरेज साइज क्या है हमारे आरबीसी का, एक एवरेज साइज क्या है शरीर में, तो ये उसके बारे में बात करता है। हिमेटोक्रिट, एक हिमेटोक्रिट की वैल्यू होगी उसमें, HCT, वो क्या करता है, वो क्या मेजर, वो क्या है, वो परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। हाँ, जिसमें टोटल ब्लड वॉल्यूम में कितने परसेंट रेड ब्लड सेल हैं, वो हिमेटोक्रिट की टर्मिनोलॉजी है। तो ये हमारे लिए, आपके लिए जानना इतना जरूरी नहीं है, ये डॉक्टर के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इन वैल्यू से हमें और भी बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। जैसे MCV, MCH, MCHC की जो वैल्यू कम ज्यादा है, तो हमें पता चल जाएगा कि शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी है या विटामिन की डेफिशिएंसी है। MCV अगर कम है तो शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी की तरफ इशारा करती है। MCHC अगर ज्यादा है, MCH ज्यादा है, तो शरीर में विटामिन की जो कमी है उसकी तरफ इंडिकेशन करता है। तो ये आपके जानने के लिए इतना जरूरी नहीं है। आप लोगों के लिए 3 चीजें मेन जानना है। एक, हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम तो नहीं है। WBC की वैल्यू ज्यादा है तो क्यों है, कम है तो क्यों है। प्लेटलेट की वैल्यूज कम हो जाएगी तो क्या क्या नुकसान है। और दूसरे जो MCV, MCH, MCHC चीजें ये सब मेंशन होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये डॉक्टर्स अपने लिए ज्यादा उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको ये देख के बता देंगे कि आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी तो नहीं हो रही, आपके शरीर में आयरन की कमी तो नहीं हो रही, आपके शरीर में विटामिन की कमी तो नहीं हो रही। तो यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा। और जहाँ पे कमी होगी, जैसे हमने पढ़ा था, आयरन बहुत जरूरी है, विटामिन बहुत जरूरी है आपके खून के सेल्स बनाने के लिए। तो जहाँ कमी होगी वहां पे खून में भी कमी आ जाएगी। तो ये आपकी एक सीबीसी का ओवरव्यू था। सीबीसी की रिपोर्ट के बारे में हम थोड़ा सा ब्रश अप कर रहे थे अपने स्किल्स। तो आई एम श्योर जब नेक्स्ट टाइम आप सीबीसी की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे स्टेटस क्या है शरीर का। मेरे शरीर में इन्फेक्शन तो नहीं हो रही इस समय कोई, मेरे शरीर में इस समय ब्लड की कमी तो नहीं है, मेरे शरीर में इस समय प्लेटलेट की कमी तो नहीं। तो ये देख के आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। लेकिन आपको उस पर एक्शन नहीं लेना है। आपको अपनी रिपोर्ट डॉक्टर के साथ डिस्कस करने के बाद ही अगर कोई एक्शन लेना है, तभी वो जो बताएंगे तभी कोई एक्शन लेना है, अदरवाइज नहीं। ये आपकी नॉलेज के लिए। अगला जो टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है, एक मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर, आप देख पा रहे हैं इसको, छोटा तो नहीं है? नहीं भी देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। जो अगला जो इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है वो है लिपिड प्रोफाइल। तो ये एक ऐसा टेस्ट है जो हमें बहुत अच्छी इंडिकेशन बता देता है कि आपके शरीर में चर्बी तो नहीं बढ़ रही, आपके खून में चर्बी जमावट तो नहीं हो रही, आपके शरीर में जितना फैट होना चाहिए उतना उससे ज्यादा तो नहीं हो रहा। क्योंकि फैट जो है अगर ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा शरीर में तो बहुत नुकसान करता है, जो कि हम इतने दिन से इतने सेशंस में ऑलमोस्ट हर सेशन में डिस्कस कर ही रहे हैं।
तो ज्यादा फैट हो जाएगा तो क्या दिक्कतें हैं शरीर में, कम होगा तो क्या है। तो ये ऐसी एक स्क्रीनिंग है, ऐसा एक पैनल है जो आपके शरीर के अलग अलग तरह के लिपिड्स के बारे में बताता है, क्योंकि लिपिड्स के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अलग कोई लिपिड हमारे लिए अच्छा है, कोई लिपिड हमारे लिए बुरा है। हालांकि शरीर में हर तरह के लिपिड का होना बहुत जरूरी है। जो जो लिपिड्स है ये हमारे शरीर में जो नॉर्मल वैल्यूज हमें बताई गई हैं उतनी वैल्यूज उस रेंज में होना बहुत जरूरी है, अगर हमें हमारे शरीर को, हमारे सेल्स को नॉर्मल फंक्शन करना है तो। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल्स के लिए लिपिड्स का, चर्बी का, फैट का होना शरीर में बहुत जरूरी है। लेकिन एक रेंज से ऊपर चले जाएं तो ये हमें साइड इफेक्ट्स करते हैं, और ये सीवियर साइड इफेक्ट्स करते हैं। सीवियर साइड इफेक्ट्स का मतलब कि इस लेवल के साइड इफेक्ट करते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी के इश्यूज। तो लिपिड प्रोफाइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। किस समय करना चाहिए? दिन के सुबह खाली पेट किया जाना चाहिए। रात भर फास्टिंग करके सुबह जो उठ के, जैसे हम शुगर का टेस्ट करते हैं, उस समय इसका सैंपल भी देना चाहिए। तो बेस्ट रिजल्ट, जो बेस्ट रिपोर्ट है वो उस समय के ब्लड सैंपल से आती है। तो उसमें कोई फॉल्स चीज नहीं आएगी, उसमें जो एग्जैक्ट रिपोर्ट आएगी आपकी। तो लिपिड प्रोफाइल करने का सही समय है सुबह खाली पेट के समय, उस समय आपको ये सैंपल देना है। अगेन ये ब्लड से हम जांच कर सकते हैं, एक ब्लड सैंपल आपका लेंगे उससे ये जांच हो जाएगी। तो बेस्ट समय है फास्टिंग। फास्टिंग कितनी होनी चाहिए? 8 से 10 घंटे ओवरनाइट फास्टिंग। मतलब आपने रात में अगर 8-9 बजे खाना खा लिया तो सुबह उठ के 6-7 बजे इसका आप टेस्ट करवा सकते हैं। तो इस टेस्ट में क्या क्या हम चीजें मेजर करते हैं? इसमें हम कोलेस्ट्रॉल शरीर में मेजर करते हैं और ट्राइग्लिसराइड मेजर करते हैं। दो तरह के लिपिड्स हम मेजर करते हैं, एक तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और एक ट्राइग्लिसराइड लेवल्स। दोनों में अंतर क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? ट्राइग्लिसराइड जब हम शरीर में, जब हम खाना खाते हैं और उस खाने से जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, जो एनर्जी बनती है, जितनी शरीर को जरूरत होती है उतना तो हम यूटिलाइज कर लेते हैं। जिस काम के लिए जो जो जितनी एनर्जी चाहिए वो तो हम यूटिलाइज कर लेते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं मॉलिक्यूल्स, जो एक्स्ट्रा कार्ब्स बच जाते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाती है, तो वो शरीर क्या करता है? शरीर के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है कि हम सोचते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसको वेस्ट ना करके इसको कहीं शरीर में स्टोर कर लेते हैं, ताकि कल को अगर हमें खाना ना मिला या कल को अगर हमें कोई एनर्जी वाली चीज नहीं मिली तो ये जो चीज स्टोर करी हुई है इसको हम फिर से यूज कर लेंगे। तो ये एक शरीर का अपना एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है स्टोरेज का। तो जो चीजें एक्स्ट्रा बच जाती हैं, जो कार्ब्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो शरीर उनको स्टोर कर लेता है इन दी फॉर्म्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड, फैट। तो ये फैट हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है अलग अलग जगहों पे। कुछ फैट तो विजिबल फैट होता है जो आपके टमी पे दिख जाता है, आपके थाइस पे दिख जाएगा, आपके बटेक्स पे दिख जाएगा। और कुछ फैट जो आपके लिवर में स्टोर हो जाएगा, मसल्स में स्टोर हो जाएगा। और जब ये बढ़ता जाएगा और एक रेंज से बाहर हो जाएगा तो ये फैट जो है आपके खून में ट्रेवल करता रहेगा, आपके खून में सर्कुलेट करता रहेगा। अब जब खून में सर्कुलेट करेगा तो कहीं इधर उधर टकरा के वॉल्स पे जाके, जो आर्टरीज की, ब्लड वेसल्स की वॉल्स हैं, वहां पे जाके चिपक जाएगा। ओवर द टाइम जब और इसके मॉलिक्यूल साथ में जुड़ेंगे, शुगर के मॉलिक्यूल साथ में जुड़ेंगे, और चीजें शरीर में बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो धीरे 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 ये आर्टरीज के अराउंड अपनी जमावट बड़ी होती जाएगी, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, और अल्टीमेटली ये ब्लॉक और ब्लॉकिंग करता है ब्लड वेसल्स की। तो ट्राइग्लिसराइड का मेन काम क्या था हमारे शरीर में? स्टोर करके रखना एनर्जी को, और जब जरूरत पड़े तो ये स्टोर, जो सेल स्टोर हुए हैं वो ब्रेक डाउन होके ताकत प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम खाते ज्यादा हैं और बर्न कम करते हैं। तो मतलब जितनी जरूरत थी हमें उससे ज्यादा खा लिया, और हर दिन खाते रहेंगे, हर दिन खाते रहेंगे, तो ये जो स्टोर्ड सेल हैं ये बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो इनकी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। दूसरे जो सेल हैं वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो सेल हैं उनका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर में। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के जो क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स हैं, उन पे काम करते हैं, उन पे एक्ट करते हैं, उनको उनकी मेम्ब्रेन बनाने में काम करते हैं। एक सेकंड।
सॉरी। तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल का काम है कि आपके एक तो मेटाबोलाइज करे एनर्जी को, और दूसरा जो सेल मेम्ब्रेन की बिल्डअप में, सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में, नर्व सेल की फंक्शनिंग में, नर्व सेल के बनने में जो काम आते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उनमें उनके ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। तो कोलेस्ट्रॉल भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो हमारे शरीर के सेल वॉल्स अच्छे से नहीं बनेंगे, हमारे नर्व सेल्स अच्छे से नहीं बनेंगे। लेकिन एक लेवल से ज्यादा हो जाएंगे तो ये जो लिपिड है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये भी हमारे ब्लड में सर्कुलेट करना शुरू हो जाएगा और जमावट करेगा। तो आप जो टेस्ट हम जो टेस्ट करते हैं लिपिड प्रोफाइल का, उसमें दो चीजें मेनली मेजर की जाती है, एक तो कोलेस्ट्रॉल और एक ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल के फर्दर सब कंपोनेंट्स क्या हैं? एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये उसके फर्दर सब कंपोनेंट्स हैं। एलडीएल का मतलब, अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करेंगे तो बैड कोलेस्ट्रॉल, जो हमेशा हम डिस्कस करते रहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों है? क्योंकि ये सेल वॉल में जाके डिपॉजिट हो, सॉरी, ब्लड वेसल्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है। और एचडीएल क्या है? एचडीएल इज ए गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल का मतलब कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो ये फिटनेस लेवल को दर्शाता है, एक फिटनेस लेवल को मैनिफेस्ट करता है, और दूसरा ये जो एलडीएल जमावट हो रही है शरीर में, ये उसको हटाता है, ये उसके अगेंस्ट काम करता है। तो अगर हमारा एचडीएल अच्छा है, बढ़ रहा है, तो ये एलडीएल को कम करके रखेगा। लेकिन अगर हमारा एलडीएल बढ़ता जाएगा तो एचडीएल कम हो जाएगा। तो ये दोनों का एक डिफरेंशिएशन है। ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में एनर्जी जो स्टोर होती है उसमें काम करते हैं। एलडी और एचडीएल, इनके फंक्शनिंग अलग है। ये शरीर में शरीर के जो सेल्स हैं उनकी मेकिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन दोनों ही अगर बढ़ जाएंगे तो शरीर में दिक्कतें होना शुरू हो जाएंगी। कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए शरीर में? 150 से कम। 150 से कम हमारा डिजायरेबल नंबर है। हम चाहेंगे कि ट्राइग्लिसराइड जो है उसका वैल्यू शरीर में 150 से कम हो तो हमारे लिए बेहतर है, नॉर्मल है। 150 से ऊपर जाएगा तो खतरनाक है, 200 से ऊपर चला जाएगा तो बहुत खतरनाक हो जाता है। मतलब अब ये इतने ज्यादा हैं ब्लड में कि ये कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा हो जाएंगे और ब्लॉकेज करेंगे। इसी तरह जो कोलेस्ट्रॉल है उसका टोटल वैल्यू होना है वो 200 से कम होना चाहिए। 200 से कम डिजायरेबल है, 200 से ऊपर चला जाएगा तो खतरनाक है, 200 से 250 के बीच में होगा तो थोड़ा कम खतरनाक है, माइल्ड है। इससे ऊपर हो जाएगा तो मॉडरेट, 500 के ऊपर चला जाएगा तो डेंजरस लेवल्स। डेंजरस लेवल्स मतलब किसी भी समय शरीर में आपके कहीं भी ब्लॉकेज हो सकती है। दिमाग में हो जाएगी तो स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट में हो जाएगी तो एमआई हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ये चीजें जो हैं दोनों लिपिड में हम मेजर करते हैं। अब अगर बढ़ जाएगा तो क्या करना है? अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ रहे हैं, तो आपके डॉक्टर जो हैं आपको 2-3 सलाह देंगे। पहली सलाह तो ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब जो ये चर्बी इकट्ठी हो रही है आपके शरीर में, हाँ, ये इसका इकट्ठी होने का मतलब क्या था कि जब हमें जरूरत हो हम इसको यूज कर सके। तो यूज कहाँ होगी? जब हम कोई एक्टिविटी करेंगे, जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। तो जब हम अपनी एक्सरसाइज बढ़ाएंगे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो ये अपने आप जो सेल हैं बर्न हो जाएंगे। जो जितने भी शरीर में इकट्ठा हो रहे थे, स्टोर हो रहे थे, बर्न होते जाएंगे। तो एक मेन चीज करनी है हमें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी को अच्छे से मेंटेन करके रखना है और उसको रेगुलर होना है। मतलब एक दिन कर लिया तो उससे काम नहीं चलेगा, हर दिन आपको करना है, तब जाके ये बर्निंग स्टेज में आएगा, तब जाके जो स्टोर्ड फैट्स हैं वो बर्न होना शुरू होंगे। दूसरी चीज, हमें खाना अच्छा खाना है। खाना अच्छा खाना है मतलब हम ऐसा फैट खाएं जो हमारे शरीर में अच्छे से डिपॉजिट हो और उसका फंक्शनिंग अच्छा से हो। एक सेकंड सर, आप प्लीज मेरे को 5 मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए एक बार मुझे एक्सक्यूज करिए। आई थिंक समबडी इज एट द डोर। आई एम सो सॉरी, समबडी वाज एट द डोर। डोरबेल बार बार बज जा रहा है। तो सबसे पहले जो है वो हमें जो सलाह दी जाती है डॉक्टर से वो ये है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 200, 230, 220, 240 के बीच में है तो हम चाहेंगे कि ये कम हो जाए। कैसे? आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, आपके एक्सरसाइज करने से, अच्छा फैट खाने से। फैट में कौन सा? अनसैचुरेटेड फैट खाने से। दो तरह के फैट होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स क्या है? जहाँ जिसमें बहुत सारे
ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अब मैं इसकी उसमें नहीं जाऊंगा, साइंस में नहीं जाऊंगा, लेकिन सैचुरेटेड फैट्स तो जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है। तो अगर नॉर्मल उस सेंस में बात करें तो हमारे शरीर के लिए जो अच्छे फैट्स हैं वो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, जो बुरे फैट्स हैं वो सैचुरेटेड फैट्स हैं। जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो एनिमल फैट्स हैं, जो आपके मीट में होगा, आपके एग योक में होगा, और जो आपके एनिमल प्रोडक्ट से ड्राइव्ड होके आते हैं वो सैचुरेटेड फैट्स हैं। जो प्लांट बेस्ड फैट्स हैं वो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, जैसे आपके ऑयल हो गए, प्लांट बेस्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल हो गया, कैनोला ऑयल हो गया, ये सारे अनसैचुरेटेड फैट हैं, ये शरीर के लिए अच्छे माने जाते हैं। दूसरा एक डिफरेंस क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहेगा, और जो सैचुरेटेड फैट होगा वो रूम टेम्परेचर पर भी जम जाएगा। तो ये एक आप नॉर्मल डिफरेंस पता कर सकते हैं अपने किचन में। जो अनसैचुरेटेड फैट होगा वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहेगा, जो सैचुरेटेड फैट होगा वो रूम टेम्परेचर पे जमा हुआ होगा। तो डिफरेंट ऑयल्स हैं, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, जैसे कनोला ऑयल हो गया, सन क्या बोलते हैं उसको, सनफ्लावर सीड्स के ऑयल हो गए। तो ये सारे ऑयल जो है अनसैचुरेटेड फैट इनमें होता है, और ये शरीर में खाने के लिए अच्छे होते हैं। कुछ दिन पहले एक सवाल पूछा था एक मैम ने कि कौन सा ऑयल हमें खाना चाहिए, कौन सा ऑयल जो खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है कि हम हर महीने एक डिफरेंट ऑयल यूज करें। हम एक ऑयल के लिए एक ऑयल ही लंबे समय तक ना खाएं, और हर महीने 2 महीने में ऑयल के जो क्वालिटी है, ऑयल का जो सोर्स है उसको चेंज करते रहें। तो मान लीजिए एक महीना आपने ऑलिव ऑयल यूज किया, तो अगले महीने आप कनोला ऑयल यूज करिए, उसके अगले महीने आप सनफ्लावर सीड ऑयल यूज करिए, और उसके अगले महीने कोई और मस्टर्ड ऑयल यूज करिए। तो इस तरह से इसको चेंज करते रहने से, इसको रोटेट करते रहने से शरीर में एक ऑयल के प्रति एक सैचुरेशन नहीं होता, एक ऑयल के प्रति एक तरह का ऑयल ही शरीर में जमावट नहीं होती। तो अलग अलग तरह के ऑयल जब खाते रहेंगे तो वो शरीर के लिए बेनिफिशियल है, वो शरीर के लिए अच्छा है, और प्लांट बेस्ड ऑयल खाएंगे तो ज्यादा बेटर है। तो ये हो गया लिपिड्स पे बात। और लिपिड में अगर बढ़ जाएंगे, एक स्टेज के ऊपर चला जाएगा लिपिड का नंबर, तो आपके डॉक्टर आपको एक मेडिसिन ऐड करेंगे। यूजुअली स्टैटिन नाम की जो कैटेगरी है मेडिसिन की, वो शुरू की जाती है, जो कम डोज पे शुरू करेंगे। अगर 250 है या 250-300 के बीच में है तो 10 mg की एक टैबलेट आपको रात में खाने के लिए दी जाती है। कई मोस्टली जो वाइडली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो अटोरवास्टैटिन दी जाती है, रोजवास्टैटिन भी दी जाती है। इसके अलावा दूसरे ग्रुप ऑफ मेडिसिन भी हैं, फाइब्रेट्स भी हैं, जो हेल्प करते हैं इसको जो लिपिड्स, बड़े हुए लिपिड्स को कम करने के लिए। बट मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले जो है अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए। लाइफस्टाइल चेंज करने पर भी बहुत सारा इफेक्ट आता है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे, ये अपने आप कम हो जाएंगे। फिर भी अगर ये उतने कम नहीं हो पा रहे तो देन यू टेक हेल्प ऑफ मेडिसिन। सो दिस वाज अबाउट लिपिड प्रोफाइल। नेक्स्ट टेस्ट जो हम डिस्कस करेंगे अभी वो है हमारा लीवर, LFT। यस, तो LFT का जो टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट जिसको बोलते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है। ये हमारे शरीर में लिवर का जो फंक्शन है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी गिवन डे, एट एनी एज, उसके बारे में स्टेटस अपडेट दे देता है कि लिवर का फंक्शन क्या है, लिवर का जो फंक्शन है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई इन्फेक्शन, लिवर की इन्फेक्शन तो नहीं हो रही, जैसे कि हेपेटाइटिस बहुत कॉमन इन्फेक्शन होती है लिवर में, कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, लिवर की कोई बीमारी का प्रोग्रेशन तो नहीं हो रहा, जैसे क्रॉनिक कोई अल्कोहल लेते हैं काफी सालों से तो उसका इम्पैक्ट लिवर पे कितना पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट लिवर के फंक्शन पे कितना पड़ रहा है, लिवर के सेल्स पे कितना पड़ रहा है, ये किसी बीमारी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, सिरोसिस तो नहीं हो रहा, इस तरफ तो नहीं बढ़ रहे, और अगर बढ़ रहे हैं तो कितना स्टेज में बढ़ चुके हैं, और अब इसको रोकना है तो कैसे रोकेंगे। ये सारे जो लिवर टेस्ट करते हैं, इसके जो रिपोर्ट्स आती है उससे हम पता कर सकते हैं। और एक लिवर फंक्शन टेस्ट से क्या हमें मालूम पड़ सकता है कि जो हम दवाइयाँ खा रहे हैं वो लिवर पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कर रही। बहुत सारी दवाइयाँ अलग अलग बीमारी के लिए हम खाते रहते हैं, तो उनके जो साइड इफेक्ट हैं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है, दवाइयों का ब्रेकडाउन जो होता है, ज्यादातर दवाइयों का लिवर में होता है, तो वो काम की वजह से कहीं लिवर पे खुद पे तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, वो हम पता कर सकते हैं।
तो ये टेस्ट किए जाते हैं इन चीज़ों के लिए। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में कुछ चीज़ें आप ने देखी होंगी, हमेशा जब भी अपना टेस्ट देखते होंगे तो सबसे पहले तो उसमें बिलिरुबिन की वैल्यू लिखी होती है, कितना बिलिरुबिन है। तो बिलिरुबिन का डायरेक्टली क्या मैनिफेस्टेशन है, हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में क्या देख सकते हैं, जॉन्डिस, पीलिया जिसको बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कभी आपको लाइफ में, अगर आपको नहीं तो आपके किसी फैमिली मेंबर को या फ्रेंड को हुआ होगा जॉन्डिस, जिसको बोलते हैं पीलिया, हम बोलते हैं आम भाषा में कि पीलिया हो गया। उसमें क्या होता है कि चेहरे के, आंखों के जो रंग है वो हल्का पीला होना शुरू हो जाता है। तो ये पीला क्यों हो रहा है, किस वजह से? ये हमारे खून में एक बिलिरुबिन नाम का सब्सटेंस होता है, जिसकी मात्रा, जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इस वजह से हम पूरा पीला पीला दिख रहा है। नॉर्मली ये बिलिरुबिन जो है वो लीवर में ब्रेक डाउन होके, रेड ब्लड सेल से ब्रेक डाउन होके स्टूल के रास्ते एक्सक्रीट हो जाता है शरीर से। लेकिन अगर लीवर का फंक्शन सही ना हो, लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, लीवर में कोई डैमेज हो जाए, तो इसकी एक्सक्रीशन अच्छे से नहीं होती और खून में बिलिरुबिन का वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो बिलिरुबिन की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, लिवर में कोई दिक्कत है, लिवर के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इसकी बिलिरुबिन की? नॉर्मली हम देखें जो टोटल बिलिरुबिन होता है 0.3 से 1.2, 0.3 से 1.2 होता है। अगर ये बढ़ जाए, 1.2 से ऊपर हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि किसी को जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है। जॉन्डिस और पीलिया अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। जॉन्डिस और पीलिया एक किसी बीमारी का मैनिफेस्टेशन है, सिम्टम्स हैं। हाँ, तो ये बीमारी क्या हो सकती है, लिवर में कोई डैमेज हो गया, लिवर डिस्फंक्शन हो गया, लिवर में कोई इन्फेक्शन होगी, हेपेटाइटिस हो गया, उस केसेस में ये पीलिया, ये बिलिरुबिन, लिवर अच्छे से काम नहीं कर पाता तो बिलिरुबिन बढ़ जाता है। और ये बढ़ जाने से हमें दिखना शुरू हो जाता है, आंखों का जो स्क्लेरा होता है नॉर्मली वाइट कलर का होता है, ये पीला हो जाता है, पीला पड़ जाता है। मुंह का चेहरा जो है वो उसमें पीलापन आ जाएगा, हाथों में आपको पीलिया दिखाई देगा, तो आप बहुत आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखने से आपको पता चल जाएगा। तो जॉन्डिस और पीलिया अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये लिवर की बीमारी का एक सिम्टम है, एक साइन है। तो क्यों है? क्योंकि इस केस में बिलिरुबिन बढ़ रहा है। तो नॉर्मली अगर आपका बिलिरुबिन नॉर्मल रेंज में है तो आपको इस तरह की कोई बीमारी नहीं। दूसरे जो कंपोनेंट है लिवर फंक्शन में, वो है एसजीओटी, एएसटी, एसजीपीटी, एएलटी। तो ये दो एंजाइम्स हैं, और भी एंजाइम्स हैं, ये दो मेन एंजाइम्स हैं जो लिवर आपके नॉर्मली स्क्रीट करता है। लिवर से आपकी प्रोडक्शन इनकी नॉर्मल हर दिन होती है। अगर ये बढ़ जाए तो ये किस तरफ इशारा कर रही है? अगर एसजीओटी बढ़ जाए आपका तो ये लिवर में कोई वायरल इन्फेक्शन की तरफ इशारा करती है कि कोई इन्फेक्शन हो रखी है, वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है। तो उस केस में लिवर पे स्ट्रेस आ जाता है और लिवर से ये एंजाइम्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। एसजीपीटी, जो लोग अल्कोहल का ज्यादा इनटेक करते हैं, काफी लंबे समय से करते हैं, तो उन केसेस में भी ये एंजाइम्स बढ़े हुए आपको दिखेंगे। तो क्रॉनिक अल्कोहलिक जो लोग हैं, जो 10 साल से 15 साल से ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, डेली अल्कोहल ले रहे हैं, तो उन केसेस में भी लिवर पे डैमेज होता है और ये एंजाइम्स आपको बढ़े हुए नजर आएंगे। एएलपी एक अल्कलाइन फॉस्फेट, एक उसमें एक और एंजाइम है, एक और प्रोटीन है जो बढ़ा हुआ हो सकता है। ये किस किस केस में बढ़ता है? अगर लीवर में, और जो बाइल डक्ट है, आपका जो गॉल ब्लैडर है उससे जो बाइल डक्ट निकल रही है, अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, उसमें कोई डैमेज हो जाए, तो एएलपी लेवल्स बढ़ जाते हैं। अगर आपको कोई बोन की इश्यूज हैं, बोन में इन्फ्लेमेशन है, बोन में दर्द है, आर्थराइटिस है, तो उस केस में भी एएलपी लेवल्स बढ़े हुए हो सकते हैं। तो एएलपी जो है दो तरह की इंडिकेशन करता है। अगर ये बढ़ा हुआ है तो या तो आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम है, और या फिर आपके बोन्स में कोई इशू हो सकता है। इसी तरह दूसरे जितने भी इसमें जीजीटीपी है, और जो दूसरे एंजाइम्स हैं, ये सारे जो एंजाइम्स हैं अल्टीमेटली हमें किस तरफ इशारा करते हैं कि कोई लिवर में डैमेज हो रहा है, या फिर लिवर में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। लिवर से जो जूस निकल रहा है, जो एंजाइम्स निकल रहे हैं डक्ट के द्वारा, उसमें किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इमीडिएटली ऐसा अगर हमें कुछ पता चलेगा तो डॉक्टर आपके कॉज पता करेंगे कि ये ऑब्स्ट्रक्शन या ये इन्फ्लेमेशन किस वजह से हो रही है। ये कोई वायरस की वजह से हो रही है, कोई इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से हो रही है,
और जैसे ही उनको एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस पे आएंगे तो उस पर फिर एक्ट करते हैं। अगर कोई वायरस हेपेटाइटिस है तो फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट चलता है। अगर अल्कोहल की वजह से हो रहा है तो फिर आपको अल्कोहल कट करना पड़ेगा। तो ये हो गया लीवर का। लीवर का फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लीवर का फंक्शन अच्छे से नहीं होगा तो हमारे जो 70-80% ऑफ फंक्शन है बॉडी का वो अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें लीवर के थ्रू हो रही है। खाना जो मेटाबोलाइज हो रहा है वो लीवर के थ्रू हो रहा है। कोई दवाई ले रहे हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है वो लीवर के थ्रू हो रहा है। तो अगर आपका लीवर का हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो जो आप दवाइयां खा रहे हैं किसी बीमारी के लिए वो अच्छे से आपके शरीर में काम नहीं करेंगे। तो मेक श्योर करिए लीवर को आप हेल्दी रखें। लीवर को हेल्दी रखने के लिए अगेन नंबर वन, अल्कोहल कम करें। अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो उसको बंद करिए। बंद नहीं कर पा रहे तो उसकी क्वांटिटी को कम करिए और धीरे धीरे फिर उसको बंद करिए। स्मोकिंग जो कर रहे हैं स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा। स्मोकिंग का भी बहुत बुरा असर होता है लिवर पे। तीसरा, जो हम बाहर का फास्ट फूड जंक फूड खा रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इस तरह के फैट्स होते हैं, ट्रांस फैट्स होते हैं, जो आपके लिवर पे बुरा असर करते हैं। तो लीवर को हेल्दी रखिए, लाइफस्टाइल अपना अच्छा करिए। जो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा जब शरीर में चर्बी बढ़ती है तो लीवर पे भी चर्बी जमा हो जाती है, फैटी लीवर। बहुत सारे आप अल्ट्रासाउंड अगर आप कभी कराएंगे तो बहुत सारे, ज्यादातर हमारे इंडियंस में 30-40 साल के बाद फैटी लीवर की इशू हो जाता है। फैटी लीवर की रिपोर्ट में फैटी लीवर दिखाई देता है, कभी ग्रेड 1 का, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो मतलब कितना ज्यादा जमावट होती जा रही है। तो लिवर के अराउंड आपका ये जो चर्बी है ये जमा हो जाती है, और चर्बी अगर लिवर पे जमा होगी तो उसके बहुत साइड इफेक्ट्स होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब अगर आपके लिवर पे चर्बी जमा हुई, अगर आपका फैटी लिवर हुआ, तो उसको आप कम कर सकते हैं, उसको आप हटा सकते हैं सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, अच्छा खाना खा के और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के, वेट लॉस करके। अगर आप अपना वेट लॉस करेंगे तो लिवर के अराउंड जो चर्बी जमा है वो भी अपने आप कम हो जाएगी। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब डरिए नहीं, आपके अगर अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर दिखा है तो डरने की बात नहीं है। यस, उसका मतलब ये है कि चर्बी आपके शरीर में ज्यादा जमा हो रही है, वो लिवर पे भी जाके जमावट हो रही है, लेकिन उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये लिवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लिवर का जो फंक्शन है बहुत ज्यादा जरूरी है शरीर के लिए, इसलिए हमें अपनी लिवर की हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करके रखना। चौथा इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है मैं डिस्कस करना चाह रहा था, ज्यादातर इस उम्र में थायराइड का इशू बहुत होता है लोगों में, तो थायराइड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो थायराइड का जो टेस्ट है इसको थायराइड प्रोफाइल बोलते हैं। हमें जब भी टेस्ट कराएं तो कोशिश करें कि पूरा थायराइड प्रोफाइल कराएं। कुछ लोग जो हैं टीएसएच जो एक कंपोनेंट है थायराइड प्रोफाइल का वही लिखते हैं, वही करवाते हैं। लेकिन मेरी आपसे एडवाइस ये रहेगी कि जब भी टेस्ट कराएं तो पूरा टेस्ट, पूरी प्रोफाइल कराएं, ताकि उसके जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उस पर भी अच्छे से नजर पड़ सके, उसके बारे में भी जान सके। तो थायराइड प्रोफाइल में 3 चीजें जो बेसिक चीजें हैं उसकी जानकारी मिलती है, वो रिपोर्ट हमें मिलती है। एक तो टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरे T3 एंड T4 जो थायरोक्सिन हार्मोन है जो आपके थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एक थायराइड ग्लैंड हमें सब में, आपको पता है थायराइड ग्लैंड हमारे नेक पे अटैच्ड है, यहाँ पे रहता है, बटरफ्लाई शेप का रहता है, और इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, T3 और T4। ये हार्मोन बहुत जरूरी है शरीर में, हर एक चीज, ज्यादातर कामों में ये हार्मोन काम आते हैं। मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं, टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको रेगुलेट करते हैं, हार्ट रेट को भी रेगुलेट करते हैं। तो ये हार्मोन्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आपके शरीर के लिए। जब ये कम हो जाएंगे तो हम बोलेंगे आपको हाइपोथायराइडिज्म हो गया। हाइपो मतलब कम हो गया, और जब ये बढ़ गए किसी वजह से तो हाइपर थायराइडिज्म हो गया, मतलब हाइपर मतलब बढ़ गया। ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर प्रॉब्लम में हाइपोथायराइडिज्म देखा जाता है, स्पेशली फीमेल्स में। तो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपका वेट बढ़ना एकदम से शुरू हो गया, बालों का झड़ना एकदम से शुरू हो गया, स्किन में जो है वो हार्डनिंग शुरू हो, स्किन आपकी मुलायम नहीं रही, हाइपर हो गया तो आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा रहेगी, स्ट्रेस लेवल बहुत बड़े रहेंगे, स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगा, आप बैठे बैठे घर के अंदर पंखे के अंदर आपको स्वेटिंग हो रही है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स हाइपो और हाइपर के हैं। थायराइड लेवल्स बढ़ या कम हो जाए तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं।
सिंपल सा टेस्ट करेंगे, थायराइड प्रोफाइल करेंगे। ये टेस्ट भी आपको अर्ली मॉर्निंग करना है, फास्टिंग, ओवरनाइट फास्टिंग करके सुबह का जो सैंपल देना है वो आइडियल सैंपल होता है थायराइड प्रोफाइल करने के लिए। तो सुबह का सैंपल दे देंगे। सुबह का सैंपल देने में तीन चीजें हमें देखने को मिलेंगी। टीएसएच, टीएसएच क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बहुत सिंपल सा फंक्शन है सर। हमारे दिमाग में एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है, ये हमारे थायराइड को कंट्रोल कर रहा है। मतलब यहाँ से एक हार्मोन निकलेगा टीएसएच, जो इसको थायराइड को बताएगा कि अभी आपको शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी है, इसको बढ़ाओ। तो ये इसको जाके ऑर्डर देगा और ये थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड थायरॉक्सिन T3 T4 हार्मोन बनाएगा। अगर हमारा थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रहा तो हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड बार बार उसको जाके बोलेगा कि बनाओ 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 बनाओ। मतलब जो ऑर्डर दे रहा है वो टीएसएच के थ्रू दे रहा है, तो मतलब शरीर में ज्यादा टीएसएच बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर टीएसएच लेवल बढ़ना शुरू हो गए तो इसका मतलब यह है कि थायराइड जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, थायरॉक्सिन हार्मोन अच्छे से नहीं बन रहा। तो आपका जो थायराइड की प्रोफाइल अगर देखेंगे, जिनमें हाइपोथायराइडिज्म है, जिनमें शरीर में कमी है थायरॉक्सिन हार्मोन की, उनके टेस्ट रिपोर्ट में टीएसएच बढ़ा हुआ दिखेगा और T3 और T4 कम दिखेंगे। हाइपोथायराइडिज्म में टीएसएच बढ़ा हुआ मिलेगा आपको और T3 और T4 कम दिखेंगे। टीएसएच की नॉर्मल रेंज क्या है? 0.6 से 1.8। इस रेंज से बाहर चला जाएगा दो तक भी। कुछ जो लैब्स हैं वो उसको दो तक भी सही मानती हैं, डिपेंड करता है कौन सा एजेंट आप यूज कर रहे हैं। तो अप टू 2 नॉर्मल रेंज में है। टीएसएच बढ़ गया तो आपका थायराइड हार्मोन जो है वो अंडर प्रोडक्शन कर रहा है, वो कम हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। तो सिंपल सी इसमें एक करेक्शन करते हैं हम लोग। एक थायरॉक्सिन हार्मोन की दवाई जो है वो आपको खाने को दी जाती है अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टोमक। मतलब शरीर में जो चीज की थायराइड की जो प्रोडक्शन कम हो रही है, जो हार्मोन की कमी हो रही है, वो हार्मोन हम बाहर से बना के आर्टिफिशियली वो आपको खाने के लिए दे रहे हैं। तो वो जो कमी रहती है वो मेंटेन करके रखता है। जितनी कमी हो रही है उतना डोसेज आपको बाहर से दे देते हैं, तो हार्मोन की शरीर में कमी नहीं होती। थायराइड हार्मोन का जो फंक्शन है वो बराबर से शरीर में होता रहता है। लेकिन ये कमी फ्लक्चुएट कर सकती है, कभी कम कभी ज्यादा। तो हर 6 महीने में एक बार आपको अपना थायराइड का टेस्ट कराना है, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि जितना डोसेज आपका चल रहा है वो अप्रोप्रिएट है, वो करेक्ट डोसेज है कि नहीं, या इसको कम या ज्यादा करने की कोई जरूरत है कि। तो 6 महीने में एक बार इसका टेस्ट करेंगे और पता कर लेंगे कि अभी मेरा थायराइड हार्मोन जो है वो बराबर से जितना बनना चाहिए उतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर मुझे अपनी डोसेज को बढ़ाना है। और अगर मेरे ज्यादा बन रहा है तो उसको डोसेज को कम करना है। तो हर 6 महीने में इसको पता करें। तो ये थायराइड हार्मोन का टेस्ट हो गया। एक जाते जाते मैं एक और टेस्ट पे बात, हालांकि टेस्ट बहुत सारे हैं, एक टेस्ट और इम्पोर्टेंट टेस्ट पे बात कर लेते हैं, फिर मैं आपके जो सवाल है उसको ले लूंगा। एक टेस्ट है आपका HbA1c। हाँ, HbA1c क्या है? ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। इसका मतलब क्या है? जो आपके शरीर में एवरेज ब्लड शुगर है पिछले 3 महीने की, जो हम घर पे ग्लूकोमीटर का टेस्ट करते हैं फास्टिंग या पीपी, वो हमारा करंट उस दिन का शुगर का, उस टाइम के शुगर के बारे में बताता है। तो वो वेरी कर सकता है कि आपने लास्ट नाइट किस तरह का मील लिया, आपने लास्ट नाइट किस तरह की मेडिसिन खाई, आपने इंसुलिन कितना लिया, तो उस पे डिपेंड कर सकता है कि सुबह का फास्टिंग शुगर कितना है। तो वो एक बहुत लिमिटेड नॉलेज है हमारी ना, कि हम एक दिन का पता कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम पता करें कि लंबे समय तक हमने इसको किस तरह कंट्रोल करके रखा। तो एक टेस्ट हमारे पास ऐसा है जो पिछले 3 महीने का ओवरऑल कंट्रोल बता देगा। मतलब 3 महीने में आपने किस तरह की एक्सरसाइज करी, 3 महीने में आपने अच्छा खाना खाया कि नहीं खाया, 3 महीने में आप दवाई रेगुलर ली कि नहीं ली, और जो दवाई ली वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही। ये सारी चीजें हमें एक टेस्ट से पता चल जाती हैं, वो है HbA1c। तो HbA1c की वैल्यू 6.5 से ऊपर हो जाए तो डायबिटिक है, और जो जिनको ऑलरेडी डायबिटिक है उनकी रेंज आप एल्डरली पॉपुलेशन में, 60+ पॉपुलेशन में 6.5 से 7.5 के बीच में टारगेट होना चाहिए। इस रेंज में अगर हम HbA1c की वैल्यू रखेंगे तो इसका मतलब है हम अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं ब्लड शुगर लेवल्स को। इसका मतलब है कि हमारी एक्सरसाइज बराबर है। इसका मतलब है कि हम खाना अच्छे से खा रहे हैं।
जो हेल्दी खाना है उसको खा रहे हैं, और इसका मतलब यह है कि जो दवाइयां हम शुगर की ले रहे हैं वो अच्छे से शरीर में काम कर रही हैं, उनको अभी कोई चेंज करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। तो 6.5 से 7.5 के बीच का टारगेट आपको रखना है। 60+ की उम्र में 6.5 से 7 का, 70 से अबव के 7 से 7.5 का टारगेट। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है टारगेट रिलैक्स होते रहते हैं। और कोई जो 50 साल से कम उम्र के हैं, 40-50 साल के बीच के, 30 से 50 के बीच की उम्र में, तो उनको तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है, 6.5 के बीच में कंट्रोल रखना है। तो एज के हिसाब से ये रेंज जो है हमारे लिए रिलैक्स होती जाती है, रेंज चेंज होती जाती है। और भी टेस्ट है, मैं कंटिन्यू करूंगा इसको कल भी। तो इस समय हमने डिस्कस कर लिया सीबीसी, लीवर का टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, थायराइड प्रोफाइल, ये 5 टेस्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। इन टेस्ट के रिगार्डिंग आपका अगर कोई सवाल है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन मैं पूछना था। अच्छा, तेज जी मैं आपके पास आ रहा हूँ इसके बाद। ये प्लेटलेट के बारे में, इन माई केस जो मेरा जो प्लेटलेट है वो 1.5 लाख से हमेशा कम रहा है, 1.3 या 1.4 के करीब। I have not been able to increase that to bring to 1.5 or little more than that. इसमें कुछ anything you find that is wrong? हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? हाँ, आई कैन हेयर यू। हाँ हाँ। तो सर देखिए, ये जो सेल्स है ना हमारे शरीर में, ये हमेशा बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। तो इनका एक नॉर्मल डे साइकिल होता है, जैसे हमारे आरबीसीज हैं और दूसरे सेल्स के 3 महीने का समय होता है। इस महीने में, इस समय में ये नए बनते हैं और इस दौरान ये टूटते रहते हैं। और प्लेटलेट्स जो है यूजुअली 6 से 7 दिन में नए प्लेटलेट बन जाते हैं और पुराने टूट जाते हैं। तो ये जब हम सैंपल दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि हम कौन से साइकिल में हैं प्रोडक्शन के। तो कभी अगर ये 130-140 के करीब आ रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डरने वाली बात नहीं। हो सकता है हम उस समय सैंपल आपका ले रहे हैं जब ये सेल बन के टूटना शुरू होते हैं और नए सेल अभी इतने नहीं बने हैं। तो आप कोशिश करिए, अगर आपको डाउट है तो हर 2 दिन में एक बार सैंपल इसका दीजिए, 2-2 दिन करके। तो एक हफ्ते में आपको पता चल जाएगा कि मेरी रेंज बढ़ रही है, किस रेंज, किस तरह का स्पाइक हो रहा है। तो एक टाइम पे कम दिखेगा आपको, एक टाइम पे ज्यादा दिखेगा, एक टाइम पे बहुत ज्यादा दिखेगा। तो डरने वाली बात नहीं है। अगर ये आपका ज्यादातर 80,000 से कम में रहेगा, तब हम इवेल्युएट करेंगे कि ऐसा क्यों है। अभी 130-140 के रेंज में कोई इसमें प्रॉब्लम इशू नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी तेज जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी सर, थायराइड जो है, हाँ सर, इट्स वेरी मच रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड द एंजाइटी। यस यस। तो आप एक बार अपने डिजायर शो कीजिए कि यू वांटेड टू टेक क्लास ऑन दिस सब्जेक्ट, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। Definitely I had proposed earlier also. So see, we have a lot of time now कि I think lockdown और extend होने वाला है। So definitely in one of these days I'll take a session on stress, how to manage stress levels and anxiety. Because this thyroid, all of a sudden it has an increase in me, and my body weight also rose about 6 kg within 1 month. Yes, yes. I would request if you can take class on these subjects. Definitely. I think this week only we'll take this session. And in last 15 days, I lost 4 kg without any dieting. Oh, wonderful. I don't know. No, see, sudden gain and sudden loss, both not, are not good things. Yeah, yeah. So we have to evaluate कि इतनी जल्दी वेट कम भी नहीं होना चाहिए और इतनी जल्दी वेट बढ़ना भी नहीं चाहिए। क्या इशू है वो हम जब डिस्कस करेंगे इसको तो पता चल जाएगा हमको। And it happened only after this test, Dr. Somik, this report must be in Moha's office. Yes, yes, sir. If you can look into this and advise me. Look at it, sir. I'll definitely look at it. And we'll take up this session in this week itself. Thank you so much, sir. Thank you. Yes. सुमन जी आप कुछ पूछ रहे हैं? ठहरिए, अनम्यूट कर दो। जी मैम, आप बताइए। नहीं, बस हमारा तो वो है 1 वीक में हमारा सीबीसी होता ही होता है टेस्ट। हर हफ्ते?
जी हाँ, वो कैंसर पेशेंट है ना, अच्छा अच्छा, समझ तो गया। वो डॉक्टर देखते हैं वही हाँ, रिपोर्ट, तो हाँ, अभी हाँ। तक तो वो आपको मॉनिटरिंग करने के लिए रिपोर्ट्स करते हैं, डोंट वरी। आई एम श्योर आपके लेवल सब अच्छे से हैं, जी लेकिन हाँ, मॉनिटरिंग करता रहना है। जी थैंक यू। सर। डॉक्टर साहब, हाँ जी सर। ये एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, तो क्या कंप्लीटली बैड है? इसका जीरो होना जस्टिफाइड है या कुछ तो इसका अच्छा काम भी होता होगा? नहीं नहीं सर, बिल्कुल एलडीएल का हमारे शरीर में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने शुरू किया था उसमें हमने बात करी थी कि ये सारे लिपिड्स जितने भी तरह के फैट्स हैं, ये इनका शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इनका शरीर में कमी हो जाने से हमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड जैसे हमने डिस्कस करा कि ये शरीर में एनर्जी स्टोर करके रखता है। देखिए अभी तो हमारा अच्छा समय चल रहा है, हिंदुस्तान का समय अच्छा हो गया, लेकिन 50 साल 100 साल पीछे जाते तो बहुत सारे बाढ़ आती थी, अकाल पड़ जाते थे, तो हर समय कोई ना कोई शॉर्टेज रहती थी। ज्यादातर लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे। तो हमारे शरीर का एक अडेप्टिव मैकेनिज्म होता है। तो हम क्या करते हैं कि जिस समय हमें खाना मिलता है तो उस खाने में जितना यूटिलाइज करना है उस समय तो कर लेते हैं, बाकी जो बचता है उसको हम स्टोर करके रखते हैं बैड टाइम्स के लिए, कि जब कभी बुरा समय आएगा तो ये जो स्टोरेज है हमारी, ये हमें हेल्प करेगी। तो ये उस समय के शरीर का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। लेकिन वो टाइम चेंज हो गया, वो टाइम बदल गया। पहले फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत थी, अब हम जितना भी खा रहे हैं शरीर तो अपने से उसको स्टोर कर रहा है बैड टाइम्स के लिए, लेकिन बैड टाइम सब कोई आता नहीं है, बैड टाइम है नहीं हमारे पास। तो ये अल्टीमेटली जो स्टोरेज है ये हमारे खिलाफ ही काम कर रही है, हमारे शरीर के अगेंस्ट काम कर रही है। तो ट्राइग्लिसराइड तो जो बन गया शरीर में, जितना होना चाहिए था उससे बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा, तो वो हमारे शरीर में जमावट करेगा। इसी तरह जो एलडीएल है, इसका भी जो शरीर में काम है बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये सेल वॉल्स की फॉर्मेशन करता है। ये जो नर्व सेल्स हमारे शरीर में बनते हैं इनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सर्कुलेशन में हेल्प करता है। तो अगर ये कम हो जाएगा तो ये सारी चीजें में कोई ना कोई दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। आपके नर्व सेल अच्छे से नहीं बनेंगे, उनमें दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो इनका एक जो नॉर्मल रेंज जो हमने डिफाइन करा है, विद इन दैट रेंज होना बहुत जरूरी है। और बढ़ जाए तो दिक्कत है। अभी प्रॉब्लम हमारी कम से नहीं है, कम हमारे बहुत ऐसा रेयर केस होगा जिसमें ये कम होगा, जो रेंज बताई है उससे कम होगा, लेकिन हमेशा दिक्कत इसके बड़े होने से है। ये बढ़ रहा है, इसी वजह से दुनिया की 60% से 70% जो प्रॉब्लम है ये खाना एक्सेसिव खाने से हो रही है कि कम खाने से, एक्सेसिव फैट खाने से हो रही है, एक्सेसिव कार्ब्स खाने से हो रही हैं, और कम फिजिकल एक्टिविटी करने से हो रही है, ना कि कोई बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कैंसर फॉर्मेशन है, जैसे आपका कोई एक्सीडेंटल इश्यूज हैं, उनका कोई इशू है, डिसऑर्डर्स हैं, वो उनका नंबर कम है। 60% से ज्यादा नंबर जो प्रॉब्लम है वो आज के डेट में लाइफस्टाइल की वजह से है, बैड खाना खाने की वजह से है, कम एक्सरसाइज करने की वजह से। तो वी हैव टू एक्ट ऑन। एलडीएल का नाम बैड कोलेस्ट्रॉल से अच्छा रहेगा, नॉटी कोलेस्ट्रॉल रख दें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, आई विल यू प्लीज राइट ए मेल to WHO, Health Ministry, CDC, American Heart Association, उनको बोलो कि इसका नाम चेंज करें। जी सर, और कोई सवाल? सर एक ESR के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। हाँ जी सर, ऐसे होता ही होता है, विटामिन सी की कमी होती है जो स्मोक करते हैं, अल्कोहल। हाँ जी मैम, आप कुछ कह रहे हैं? हेलो, इनकी आपस में बात है सर, ESR का मुझे अच्छा, बताओ। हाँ। तो ESR जो है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है, ये बढ़ जाता है यूजुअली किन कंडीशन में, जब हमारे शरीर में कोई इन्फ्लेमेशन है, शरीर में तो जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ती है, कोई स्वेलिंग रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो इस केस में ESR ऐसे, ये जो हम मेजर करते हैं, ये बढ़ा हुआ दिखता है। तो ये इंडिकेशन किस तरफ इशारा करती है कि अगर बढ़ा हुआ ESR है तो या तो आपको कोई अभी इन्फेक्शन का फेज चल रहा है या आप रिसेंट इन्फेक्शन से निकले हैं।
या फिर आपके शरीर में जोड़ों में दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, आर्थराइटिस है, उस केस में भी ये सर बढ़ता है। एक और प्रॉब्लम है क्रोनिक अनीमिया। अनीमिया की शिकायत जिनको रहती है लंबे समय तक, जहाँ जिनका हीमोग्लोबिन है वो 10 से 12 के बीच में रहता है, तो उस केस में भी ESR जो है बढ़ा हुआ नजर आएगा। हमें लगेगा कि मेरा हीमोग्लोबिन 11 है, 12 है, मेरा तो ठीक है, लेकिन ये कट वैल्यू से कम है। हम इंडियंस ने एक्सेप्ट ही कर लिया है कि 11-12 हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल है, स्पेशली फीमेल्स ने। वो उनको बोलेंगे 12 हीमोग्लोबिन है तो बहुत खुश हो जाएंगे कि मेरा तो 12 का हीमोग्लोबिन है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये हीमोग्लोबिन 12 आपका नॉर्मल नहीं है, ये एनीमिक, आप एनीमिक हैं। चाहे आप कम माइल्ड एनीमिक हैं, लेकिन एनीमिक हैं। और इस केस में भी आपका अगर CBC करेंगे तो ESR आपका बढ़ा हुआ दिखाई देगा। आपको ESR बढ़ा हुआ नजर आएगा, आप बोलेंगे ना मेरे को कोई इन्फेक्शन हुआ, ना मेरे को जोड़ों में दर्द है, ना मेरे को इन्फ्लेमेशन है, फिर भी मेरा ESR क्यों बढ़ा हुआ है? उसका मतलब यह है कि आपको क्रोनिक एनीमिया है काफी समय से। तो एनीमिया को करेक्ट करना, इन्फेक्शंस को करेक्ट करना और इन्फ्लेमेशन, आर्थराइटिस वगैरह जोड़ों के दर्द को ठीक रहेगा तो ESR हमारा नॉर्मल रहेगा। तो ये जो कुछ इंडिकेशन करते हैं, जो कुछ कंपोनेंट्स है CBC के, ये इशारा करते हैं कि शरीर में इस समय कौन सी चीज की कमी है, कौन सी बीमारी चल रही है, कौन सा फेज चल रहा है। तो ये जैसे हमने सुबह डिस्कस किया था शुरू में कि CBC जो है ओवरऑल स्टेटस बता देता है आपके शरीर का कि आज के दिन में आप किस लेवल पे हैं, किस तरह का फंक्शनिंग है, फिटनेस लेवल क्या है, इन्फेक्शन लेवल क्या है। तो ये CBC बहुत अच्छा टेस्ट है। जी सर, कोई और सवाल इस पे? तो कुछ टेस्ट हमारे रह गए हैं जो आज हम टाइम कम होने की वजह से डिस्कस नहीं कर पाए। KFT रह गया हमारा, किडनी का फंक्शन टेस्ट। किडनी के और जो दूसरे टेस्ट होते हैं, यूरिन का टेस्ट, माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट, जो डायबिटीज के लिए मरीजों के में किया जाता है, वो रह गया है। आपके विटामिन लेवल्स रह गए आज। जो आपका फुल ब्लड काउंट अगर आप इमोह से आपका होता है तो उसमें देखेंगे विटामिन लेवल्स हैं, B12 है, D3 है, जो हमने कल डिस्कस करा ही था। वैसे भी कुछ हार्मोन्स भी उसमें हम टेस्ट करते हैं। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करते हैं, फीमेल्स में दूसरे टेस्ट जो इनके ओवरीज से हार्मोन्स निकलते हैं वो हम मेजर करते हैं। तो वो कुछ टेस्ट रह गए, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो भी हम मेरे ख्याल है हमारा कल विटामिन रह गया था और ये कुछ टेस्ट रह गए, इसको कंबाइन करके कल कर लेंगे। डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं, आई अप्रिशिएट दैट। मेरा एक सजेशन भी है। यस सर, प्लीज। उसमें ये है कि आपके पास इमोहा ने जो ये एनुअल एक टेस्ट करते हैं सब एल्डरली का, तो अगर कहीं टाइम हो आपके पास या और कोई डॉक्टर हो, उसको एक जनरल स्टडी करके जो एल्डर्स आपके पास हैं उनमें मैक्सिमम प्रॉब्लम कौन सी है, से अगर आपका 100 आदमी है उसमें 50 से ज्यादा, 60 से 80% को यही प्रॉब्लम है, तो उस पर अगर डिस्कशन होगा तो मोर पीपल विल बेनिफिट। दिस इज माय जस्ट अ सजेशन। Very good suggestion, sir. We already do these analysis. I only do because I only had this department in IMOHA. So कुछ मैं 3-4 चीजें आपको बता दूं जो नंबर 1 पे हैं, जो बहुत कॉमन है अमंग 60-70% जितना भी हमारे पास रजिस्टर्ड एल्डर्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है जो बीमारी, वो डायबिटीज। तो 60 से 70% लोगों में डायबिटीज का इशू है, सब में ही है। Yeah. उससे उससे भी ज्यादा कॉम्बिनेशन में जो दो चीजें चल रही हैं वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन। डायबिटीज शुगर की और BP की दिक्कत जो है 60 से 70%, अगर हमारे पास 100 लोग हैं उनमें से 60 से 70 लोगों में दोनों बीमारियां BP तो है ही। हैं। और तीसरा है हाइपोथायराइडिज्म, ये थायराइड के इशू, हाइपोथायराइडिज्म। तो ये तीन तो टॉप पे हैं। तो तीनों, आई थिंक हमने थायराइड का अभी तक सेशन नहीं लिया है। आई थिंक थायराइड पे एक सेशन होना चाहिए। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर MI हार्ट की जो इश्यूज हैं वो हैं, स्ट्रोक की जो इश्यूज हैं वो, ऐसे मरीज, ऐसे एल्डर्स हैं जिनको ये सारी दिक्कतें हैं। कुछ एल्डर्स में किडनी के इश्यूज हैं और कुछ एल्डर्स में न्यूरोपैथी है। और एक हमारे पास सेक्शन अलग से है जो हम अलग से मेजर करते हैं, वो हमारे ब्रेन वाले जो मरीज हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वाले जो मरीज हैं जिनमें डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, ये एक अलग है। आई थिंक बहुत सारे कम लोग हैं जो जुड़ते हैं हमारे साथ जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिनको है, पर ऑब्वियस रीजन कई बार वो अच्छे स्टेट में नहीं होते। तो आई थिंक हमें एक सेशन कभी उस पर भी करेंगे, डिमेंशिया, अल्जाइमर और स्किज़ोफ्रेनिया पे भी करेंगे। पहले जो हम, मेरे ख्याल से थायराइड एक रह गया है, हाइपरटेंशन हमने करा था, डायबिटीज हमने करी थी,
थायराइड एक रह गया, थायराइड पे हम एक सेशन कर लें। एक क्वेश्चन और था, थोड़ा पूछ सकता हूँ, टाइम है? हाँ सर बिल्कुल। ये ऐसा है कि उस दिन फिटनेस एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने एक चीज बताई थी कि वो खुद हाइपरटेंशन से पहले ग्रसित थे और बाद में उन्होंने अपनी एक्सरसाइज से हाइपरटेंशन हटा दिया, अब कुछ सालों से वो नहीं है। और सिमिलरली डायबिटीज के बारे में भी कहते हैं कि अगर एक बार कोई डायबिटीज हो जाए तो ऑलवेज डायबिटिक, और हाइपरटेंशन किसी को हो जाए तो ऑलवेज हाइपरटेंसिव। इज इट पॉसिबल दैट, जैसे उन्होंने बताया कि उनका हाइपरटेंशन नहीं है एंड हेंस ही इज नो मोर ए हाइपरटेंसिव पेशेंट, तो ये पॉसिबल है क्या हाइपरटेंशन के बारे में? देखिए सर, उसको इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा आपको। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, राइट, तो आपके डॉक्टर आपको 3 मैनेजमेंट बताएंगे। राइट, मैं उस पर आ रहा हूँ आपके सवाल पे, इसके थ्रू आपको 3 मैनेजमेंट बताएंगे। पहला बताएंगे एक्सरसाइज करिए अच्छे से, दूसरा बताएंगे डाइट खाइए अच्छे से, हेल्दी फूड खाइए, जो गंदा फूड है, जंक फूड है, उसको नहीं खाइए, और तीसरा मैनेजमेंट होगा मेडिसिन। राइट, हमारे लिए बीपी का इलाज का है मेडिसिन। हम वो पूछते हैं कि वो पहले 2 भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो वो डॉक्टर साहब उस दिन जो बता रहे थे कि उन्होंने दवाई खाना छोड़ दिया है, लेकिन वो एक्सरसाइज भी बराबर करते हैं, वो डाइट भी बराबर मेंटेन करके रख रहे हैं। इस वजह से उनका बीपी कंट्रोल है, इस वजह से उनका नॉर्मल है। जिस दिन वो ये एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे, जिस दिन वो डाइट अच्छे से खाना छोड़ देंगे, वापस से बीपी बढ़ जाएगा। तो वो पहले 2 जो मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हैं, इस वजह से वो नॉर्मल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना मैं उसका इलाज नहीं कर रहे, वो इलाज बराबर कर रहे हैं। वो इलाज क्या है, वो एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं, वो खाना अच्छे से करते हैं। लेकिन ये तो सबके लिए ट्रू है ना, जो हाइपरटेंसिव नहीं भी है, अगर वो एक्सरसाइज बिल्कुल बंद कर दें और खाना सब जंक फूड खाना शुरू कर दें तो उनको हाइपरटेंशन हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। आज के स्टेज में जो हाइपरटेंशन है आज के टाइम में, आप 20 साल पहले अगर देखते थे, अगर आप एनालाइज करते, स्टेटिस्टिक्स देखते, तो बीपी और शुगर की बीमारी का जो एवरेज होने का एज था वो 45 प्लस था। 45 से 50 के बाद में होती थी, जब हम ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं कि हम फिजिकली इतने एक्टिव बाय नेचर ही नहीं होते, तब हमें जाके ये बीमारियां होती थी। आज की डेट में 30 साल का आदमी जो रिस्क फैक्टर है, अगर आप अपना रिस्क कैलकुलेशन करेंगे, वेबसाइट पे जाके, कोई भी वेबसाइट पे जाइए, हाइपरटेंशन का रिस्क कैलकुलेट करिए, तो उसमें एज कट ऑफ क्या है, 30 साल। तो 30 साल जिसने क्रॉस कर लिया वो रिस्क फैक्टर बन गया बीपी होने का। मतलब इस उम्र में ही ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल अब ऐसा हो गया, हमारा जो टाइमिंग है, ऑफिस की टाइमिंग, काम करने का नेचर, वर्क नेचर ऐसा है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी तो जीरो हो गई है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। तो 30 साल की उम्र में भी मेरे को डायबिटीज हो सकती है, मेरे को शुगर की, बीपी की बीमारी हो सकती है, थायराइड की बीमारी हो सकती है। तो एज अब 20 साल पीछे चली गई। अल्टीमेटली यही कहना होगा कि मेडिसिन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स। यस यस, आप बुक्स खोलिए, आप हैरिसन खोलेंगे अगर आपको टाइम मिले कभी, या मेडिकल बुक्स खोलेंगे, डायबिटीज, थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और डिसलिपिडीमिया, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, इसका जो ट्रीटमेंट पार्ट में आएंगे, फर्स्ट 1 2 3 करके ऐसे लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फिजिकल एक्टिविटी, सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हेल्दी फूड, थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेडिसिन। तो मेडिसिन तीसरे नंबर पे है। पहले हमें ये करना है, ये करके भी फायदा नहीं होगा तो ये दूसरा, पहले 2 तो हमें साथ में बैलेंस करके चलेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और जो आदमी ये दोनों नहीं कर पाता उसको हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। यूएस यूके में आज की डेट में कभी भी पहली बार अगर आपका डायग्नोस हुआ बीपी या शुगर, कभी भी आपको मेडिसिन नहीं दी जाती। आपको पहले लाइफस्टाइल 3 महीने जाके बोला जाएगा कि 3 महीने के बाद आओ, ये चीजें करके आओ, इतनी एक्सरसाइज करो, इतना अच्छा खाना खाओ, फिर हम सोचेंगे कि दवाई डालनी है कि नहीं डालनी। हिंदुस्तान में पहले ही दिन, जिस दिन डायग्नोस होता है उसी दिन दवाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप कितना भी बोल दीजिए, मरीज कंप्लायंस रेट बहुत कम है, वो लोग नहीं करेंगे। तो इसलिए मेडिसिन जो है वो पहले दिन से देते हैं। ये फर्क है। थैंक यू डॉक्टर साहब, जी सर। बहुत अच्छा आपने सब चीज का सेटिस्फैक्टरी आंसर दिए हैं। वी आर सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड एट लीस्ट। बाकी सब लोग We all satisfied. थैंक यू सो मच। ठीक है सर, फिर आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ अभी। हैव ए गुड डे। अच्छे से खाना खाइए, लंच अच्छे से बनाइएगा। जो कपल्स हैं वो आपस में हेल्प करें,
जो मेल्स आजकल घर पे ज्यादा हैं, आई थिंक उनको अपना अंदर का शेफ एक्सप्लोर करना चाहिए, फीमेल्स को खुश करें। अच्छा है हस्बैंड लोग झाड़ू वाड़ू लगा दें तो। हाँ, झाड़ू तो देखिए कोई काम ही नहीं है, उसको तो हम काम में कंसीडर ही नहीं करते। जो जो जिसमें दिमाग लगता है, जिसमें क्रिएटिविटी चाहिए, वो खाना बनाने का काम है घर पे। तो आई थिंक जो मेल्स हैं वो ही, अभी आप देखेंगे 5 स्टार होटल में जाएंगे, वहाँ जो बड़े बड़े शेफ होते हैं वो सब मेल ही हैं। तो हम लोगों के अंदर जीन्स में है अच्छा खाना बनाना, बस हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे उसको। नहीं खाना तो अच्छा बना ले, लेकिन मिसेस मानेंगी था, वो बोलती है मेरा जुरिस्डिक्शन है, डोंट इंटरफियर। तब क्या किया जाए? ऐसा नहीं, आई थिंक वो बहुत खुश होंगे। मैम बैठी हैं हमारे सामने। मैम क्या आप चाहते हैं तेजी खाना बना के खिलाएं आपको कुछ दिन? तेजी कौन बना रहा है खाना आजकल घर पे? Both of us. ओह वंडरफुल वंडरफुल Both of us. वंडरफुल। ठीक है सर। और सर आजकल तो खाना ही वेजिटेरियन रह गया, मीट वगैरह तो आना जाना ही बंद है, मिलता ही नहीं। वेजिटेरियन में बहुत ऑप्शन है सर, एक्सप्लोर करो। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, अभी तो खाना बनाना ही बड़ा आसान है, एनीबडी कैन मेक इट। यस यस, एनीबॉडी कैन मेक, और इतना इजी है, यूट्यूब पे वीडियो खोलिए, आप डालिए क्या चीज बनानी है, सामने सब पता चल जाता है। ग्रेट, पर उसके मसाले नहीं मिलते ना जो बन जाएगा सर। ठीक है सर, अभी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। सर नमस्कार थैंक सर। यू, थैंक यू। Thank you. Thank you. बाय। मेरा मोबाइल हालत ऐसी देखो सिटी पोटे नजर आ रही है।